जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यही प्रश्नों की सीरीज़ जो है आगे चलती रहेगी। और जो पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, जो भी थ्योरी वाला टॉपिक किया था, शायद मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा कर लिया होगा आपने। अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और ये प्रश्नों की जो सीरीज़ रहेगी ये लगातार आपको मिलती रहेगी, तो बने रहें आप ट्रकी एकेडमी के साथ में। और हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि वास्तविक मछली किसे हम कहेंगे। तो जिसमें भी क्या क्या होता है, एक पंख होता है, एक क्लोम होता है और साथ में एक क्या होता है, कशेरुका होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक मछली कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं स्टार फिश, जेली फिश, हॉग फिश या समुद्री घोड़ा। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो होता है इसके अंदर पंख भी होता है, क्लोम भी होता है। क्लोम किसे कहेंगे हम? तो जिसके द्वारा सांस लेता है जीव, उसी को क्लोम कहा जाता है। तो इसमें क्लोम भी पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इसमें? इसमें पंख होता है, इसमें क्लोम होता है और साथ में इसमें क्या होता है? कशेरुका। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा। अगर यहाँ पर समुद्री घोड़ा ऑप्शन में नहीं होता तो हो सकता है आपको क्या मिल सकता है? यहाँ पर डॉग फिश भी मिल सकता था, डॉग फिश। तो डॉग फिश के अंदर भी ये सारी चीज़ें पाई जाती है, पर यहाँ पर डॉग फिश ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपको क्या लगाना है? समुद्री घोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग होने का कारण क्या है? जेंथोफिल, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन नहीं होगा, ये राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है, क्या होगा ये होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 या फिर केरोटीन। तो देखिए राइबोफ्लेविन भी जो होता है ये एक प्रकार का विटामिन है। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गाय के दूध के पीले रंग की बात हुई है, इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? केरोटीन। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होता है। केरोटीन जो होता है एक पीले रंग का एक पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करता है अलग अलग चीज़ों का। जैसे कि गाजर में जो पीलापन होता है, जो विदेशी गाजर होती है उसका जो कलर होता है वो भी किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी? ब्रांड स्पेक्ट्रम, क्लोरो एम्फेनिकॉल, पैरासिटामोल, जाइलोकेन या क्लोरोक्विन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? पैरासिटामोल। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, पैरासिटामोल। ठीक है, पैरासिटामोल को हम बहुत प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, लीवर फ्लूवक पित्त वाहिनी में रहता है, किसके रहता है? घोड़े में, गाय में, आदमी में या भेड़ में? तो देखिए कि एक ऐसी मतलब लिक्विड टाइप का होता है, ये लार में पाया जाता है इन जानवरों के। तो ये मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों में पाया जा सकता है, पर यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या होगा? भेड़ होगा, क्योंकि ये इसके लार में पाया जाता है। और अगर इसके लार हमारे शरीर में इंटर कर जाता है किसी कारणवश, तो हमारे शरीर में खुजली होगी, बुखार हो सकता है, दाने निकल सकते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं लीवर फ्लूवक के। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। गैमेट जो होती है ये शुक्राणु को कहा जाता है, या गैमेट कोशिका भी बोल सकते हैं हम। तो गैमेट की कोशिका की मतलब गैमेट कोशिका जो होती है उसकी शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? डार्विन, मेंडल होगा ये, मॉडल नहीं होगा, ये क्या होगा? मेंडल, रदरफोर्ड या फिर मेंडलीफ। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मेंडल। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रीगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले किसकी मटर के पौधे में आनुवांशिकी के बारे में पता लगाया था। ठीक है, तो ये गैमेट जो होती है ये शुक्राणु को कहा जाता है। गैमेट सेल यानी कि स्पर्म या शुक्राणु ऐसा बोल सकते हैं हम। तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मेंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में वक्राकार, आरेखित,
एक व दो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय में आरेखित मांसपेशियां पाई जाती है, ठीक है, जो कि भोजन को आसानी से आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर ये वक्राकार होगी तो महिलाओं को बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कैसी होती है, आरेखित, सीधी सीधी होती है। अगला प्रश्न है इसका, हृदय का पहला प्रतिस्थापन, हार्ट ट्रांसप्लांट, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा, ठीक है। सर एफ.जी. हॉकिंस तो नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर लुईस पाश्चर, इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो एम वेणुगोपालम के द्वारा किया गया था, एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया था। और ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था केपटाउन में। कहाँ किया गया था ये? केपटाउन में, केपटाउन। ये केपटाउन में किया गया था। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले हृदय प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो पी वेणुगोपाल के द्वारा, पी गोपालम, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली एम्स में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एम्फीबिया या एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इनको? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का अर्थ क्या होता है? एम्फीबियंस हिंदी में इनको कहेंगे हम उभयचर। उभयचर किसको कहा जाता है? जो धरती और जल, है ना, स्थल और जल दोनों जगह पर जो जीवित रहते हैं या अपना जीवन जीते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उभयचर कहते हैं। वे जंतु जो केवल जमीन पर रहते हैं वो तो स्थल कहलाएंगे, स्थलीय कहलाएंगे। वे जंतु जो पानी में रहते हैं वो जलीय कहलाएंगे। वे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। वे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उभयचर या एम्फीबियंस कहा जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया यहाँ पर एम्फीबिया। नेक्स्ट है, दूध में सबसे कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे कम दूध में? लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन या विटामिन। तो देखिए दूध में कैल्शियम पाया जाता है, सभी को पता है। प्रोटीन भी होता है, सभी को पता है। विटामिन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है दूध में। क्या नहीं होता है? लोहा। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंजाइम मूलतः होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स जो होते हैं हमारे भोजन को पचाने में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक यानी कि आपका जो भोजन रहेगा उसको पचने के लिए उत्तेजित करने वाले कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। उनको प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, प्रोटीन के या विटामिन के। तो देखिए एंजाइम्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन के बने होते हैं ये। लाइपोप्रोटीन कहा जाता है वैसे तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, किस लिए बनते हैं? ताकि हमारे शरीर का हमारे शरीर की अच्छे से वृद्धि भी हो सके और शरीर का विकास भी हो सके। इसीलिए हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? रस होते हैं, एंजाइम होते हैं और सभी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की वृद्धि भी करते हैं और विकास भी करते हैं। तो ये हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं किसके द्वारा? तंत्रिकाओं के द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा या फिर प्लाज्मा के द्वारा। तो देखिए ये जो पहुंचते हैं ये लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा यानी कि आरबीसी के द्वारा पहुंचते हैं। ये किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। हमारे आरबीसी में ये घुल जाते हैं और पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो और जिस भी अंग को जिस भी हार्मोन की आवश्यकता होती है वो उसको मिलता रहता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है, जो आपका यूरिन बनता है वो शरीर के किस अंग में बनता है? यकृत में। यकृत में तो किसका निर्माण होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, यूरिया का निर्माण।
उसके बाद में प्लीहा, प्लीहा में आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। फेफड़े में गैसों के द्वारा क्या बोल सकते हैं हम? रक्त का शुद्धिकरण। गैसों के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है शुद्धिकरण। तो बचता क्या है? बचता है केवल वृक्क। वृक्क यानी कि इसी को कहा जाता है गुर्दा और इसी को कहा जाता है किडनी। मैं इसको अलग मार्कर से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वृक्क को ही क्या कहा जाता है? वृक्क को ही कहा जाता है किडनी और इसी को कहा जाता है गुर्दा। और यही आवश्यक होता है किसके लिए? यूरिन को छानने के लिए। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है, कैसी होती है? आकार में अनियमित। गलत है ये ऑप्शन। शरीर के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, मतलब कि कुल कहने का मतलब ऐसा है कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है क्या आरबीसी? नहीं करती है, तो ये तो गलत हो गया। इम्यून सिस्टम को भी नहीं बढ़ाती है। संख्या में बहुत कम होती है, नहीं ये ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। बचता क्या है? वृत्ताकार होती है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होता है। ऐसा टेबलेट जैसा आकार होता है इसका आरबीसी का, ठीक है। इस तरीके से शेप होता है इसका आरबीसी का और ये संख्या में बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में होती है। गोलाकार होती है या वृत्ताकार होती है, मिलियंस में होती है। और ये क्या करती है? तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसका कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का होता है। संख्या में ये बहुत ज़्यादा होती है, संख्या में सबसे ज़्यादा मिलियंस में होती है ये, ठीक है। तो ये आरबीसी के बारे में है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो रासायनिक या वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप चाहे तो ये नोट भी कर सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरल विषाणु जनित नहीं है? पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स या कोलेरा? तो देखिए पोलियो जो होता है विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है, वायरस के द्वारा ही होता है ये। रेबीज भी जो होता है वो कुत्ते, बिल्ली वगैरह किसी भी जानवर के काटने से हो जाता है, उसके लार्वा में पाया जाता है रेबीज नाम का वायरस, तो ये भी वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है। क्या नहीं होता है? विब्रियो कोलेरा, ठीक है। कोलेरा जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा। दूषित भोजन और जल के कारण हो जाता है कोलेरा, तो ये जीवाणु जनित रोग कहलाता है कोलेरा। इससे क्या होता है? उल्टी दस्त हो सकता है, आहार नाल उस व्यक्ति की कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस रोग की संभावना होने पर विडॉल टेस्ट करवाया जाता है? तो विडॉल टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? मलेरिया के लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, हैजा के लिए होता है, या फिर पित्त ज्वर के लिए होता है, या पीले ज्वर के लिए होता है? तो देखिए विडॉल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइफाइड। टाइफाइड को क्या कहा जाता है? मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार। आम भाषा में इसको मोती झरा कहा जाता है, मोती झरा, ठीक है। मोती झरा होता है टाइफाइड या मियादी बुखार होता है। विडॉल टेस्ट इसके लिए करवाया जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो होता है व्यक्ति को लगातार सर दर्द होता है, बुखार बना रहता है, शरीर पूरा बहुत दर्द रहता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तेज बुखार रहता है, और हर खाने पीने की चीज़ों में से उसको स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती रहती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। टाइफाइड को क्या कहा जाता है? मियादी बुखार या मोती झरा भी कहा जाता है। ये जो होता है टाइफाइड, ये भी किसके द्वारा होता है? ये भी जीवाणु के द्वारा ही होता है। जीवाणु जनित रोग है ये, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है, जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक अलग है, विषाणु जनित की ट्रिक अलग है। तो जीवाणु जनित रोग होता है आपका टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है?
कौन सा एंजाइम लेता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। माल्टेज, माल्टेज जो होता है ये स्टार्च को मतलब स्टार्च या मंड को परिवर्तित करता है। उसके बाद में थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पता है किसी को? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या होगा? थ्रोम्बिन। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है या आप प्रोटीन भी बोल सकते हो जो रक्त में घुला होता है। ये फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है? फाइब्रिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध में शर्करा पाई जाती है लैक्टोज, और दूध को दही में बदलेगा कौन? लैक्टोबैसिलस। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? लैक्टोबैसिलस। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टो से समझ जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, यहाँ पर आपको बीमारियों के नाम दे रखे हैं और इधर उसके कारण दे रखे हैं। तो देखिए, पोलियो जो होता है बंदर के काटने से होता है क्या? प्लेग जो है चूहे के काटने से होता है, ये तो सही है। रेबिस जो है कुत्ते के काटने से होता है, ये भी सही है। टेप वर्म सुअर के काटने से होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही पहला इसका सही आंसर होगा पोलियो या बंदर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? पोलियो या बंदर। पोलियो और बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कितने तापमान पर किण्वक निष्क्रिय हो जाते हैं? किण्वक एंजाइम्स जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर, या 45? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर। चौथा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किस प्रकार के उत्पादन से संबंधित है? एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पन्न से संबंधित है। किसके उत्पन्न से संबंधित है एपीकल्चर? किसके संबंध से, मतलब किसके उत्पन्न से? शहद के उत्पन्न से। ठीक है, एपीकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो जल के बारे में होता है। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स नहीं होगा। डाइटेक्टिक्स ये जो होता है सिक्कों से संबंधित है। बचता क्या है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा, साइबरनेटिक्स। ठीक है, जो मनुष्य और विज्ञान एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाता है पर फल नहीं लाता? बीज लेकर आएगा लेकिन फल कभी नहीं लेकर आएगा। कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, यूकेलिप्टस या चीड़ का वृक्ष? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कपास का पौधा। कपास का पौधा आपने देखा होगा तो ऐसा फ्लावर टाइप का बनता है, उसके अंदर बीज होते हैं और रुई उसके आसपास होती है। तो बीज तो देता है वो लेकिन फल नहीं देता। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कपास का पौधा। अगला प्रश्न है, किसने ज्ञात किया था कि पौधे में जीवन होता है? सीवी रमन ने, जेसी बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या हरगोविंद खुराना ने? तो इसका सही आंसर आएगा जेसी बोस। जेसी बोस ने ही पता किया था कि पौधों में भी जीवन होता है, यानी कि पौधों में भी सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है। ये किसने बताया था? बोस ने। ठीक है, कि श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है और अवशोषण होता है। ये सारी चीज़ें किसमें होती है? पौधे में होती है। अगला प्रश्न होता है, RH फैक्टर के खोजकर्ता। देखिए, RH फैक्टर जो होता है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? रक्त से। और रक्त से भी किससे? आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप से संबंधित है ये, कि किसका A पॉजिटिव है, किसका B पॉजिटिव है, किसका A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव। इस प्रकार के जो नेगेटिव और पॉजिटिव के सिंबल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? वो प्रदर्शित किए जाते हैं RH फैक्टर के द्वारा। ठीक है, ब्लड ग्रुप तो सभी को पता है, A B और O। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इन 4 को आगे 4 में विभाजित करने का जो श्रेय जाता है वो किसके द्वारा जाता है? कार्ल लैंड स्टीनर एंड विनर के द्वारा। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के चार्जेस लगते हैं तो ये 4 से कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो ये जो पता किया था वो किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर एंड विनर ने। इन्होंने एक बंदर के ऊपर रिसर्च किया था। उस बंदर की जो प्रजाति थी वो रिसस प्रजाति थी। कौन सी प्रजाति थी? रिसस।
रिसस प्रजाति के बंदर पर इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था। बंदर पर, ठीक है। जैसे कि ब्लड की कोई ड्रॉप ली जाती है तो इस ड्रॉप में, इस ब्लड की ड्रॉप में अगर कोई डॉट दिखता है, जैसे कि ये ब्लड की ड्रॉप ले ली, ये हमने बोल दिया कि ये ओ है, ए ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पर अगर कहीं पर डॉट दिख गई ऐसे, तो मतलब हम इसको समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, ए पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ पर डॉट नहीं है, डॉट अगर नहीं रही, पूरा ऐसा ही रहा, तो हम समझ जाएंगे कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए नेगेटिव। तो डॉट को कहा गया था डी मॉलिक्यूल्स, और डी मॉलिक्यूल्स को नाम दिया था RH फैक्टर, ठीक है। इन डी मॉलिक्यूल्स को ही क्या कहा गया था, RH फैक्टर। तो जिस भी ब्लड की ड्रॉप पर ये डॉट्स पाए गए उसको पॉजिटिव, और जिस पे नहीं पाए गए उसको नेगेटिव साइन दिया था। तो खोज किसने की थी इसकी, कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर ने। किस पर, रिसस प्रजाति के बंदर पर। और इसमें क्या खोजा गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। किससे संबंधित है RH फैक्टर, रक्त से या रक्त समूह से संबंधित है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। बिल्ली दिन में क्यों सोती है, स्वभावश, क्या उसका स्वभाव ऐसा होता है दिन में सोने का, पुतली बड़ी होने के कारण, या उसे दिन में नींद आ जाती है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंखों की उसकी पुतली जो होती है वो बड़ी होती है, जिसके कारण वो दिन में सो जाती है, और रात में उसकी आंखों की जो पुतलियाँ होती है वो चमकती है, शाइनिंग। आप रात के अंधेरे में कहीं जाते हो और बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आपने देखा ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है, सर्वाधिक बुद्धि वाला जलीय प्राणी, शार्क है, व्हेल है, उड़नमीन है, या अश्वमीन है। तो जो ब्लू व्हेल होती है ना, इसको स्तनधारी जीवों में रखा गया है, होती है जलीय है, यहाँ लिखा है जलीय प्राणी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे बड़ी होती है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु का स्त्रावण कहाँ होता है। अश्रु, आंसू जो गिरते हैं आपके किन ग्रंथियों के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा, लेक्राइमल ग्रंथियों के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, या श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा। तो देखिए श्लेष्मा जो होता है आपके अमाशय में भी पाया जाता है और आपकी नाक में भी पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय पैनक्रियास को कहेंगे, क्या उससे आंसू आते हैं क्या आपके, नहीं आते हैं। लार से क्या आपके आंसू आते हैं, नहीं, लार तो मुंह में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, लेक्राइमल ग्लैंड या लेक्राइमल ग्रंथि, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है, भूरी वसा, वयस्क मनुष्य में, वृद्ध मनुष्य में, शिशु मानव में, या घोड़ों में। तो भूरी जो वसा होती है वो किस में होती है, शिशु मानव। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी स्किन निकलती है, समय के हिसाब से उसकी निकलती रहती है स्किन, और वो जो होती है वो बुरी बुरी सी स्किन होती है। जब वो गर्भ में होता है अपनी माँ के, तो उसके कुछ समय के बाद में जब वो बाहर आता है तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, उसकी जो अंदर की गर्मी की जो भी स्किन की गंदगी थी वो सब इसके द्वारा निकलती जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा, शिशु मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा मांसाहारी होता है, मांसाहारी, कलश पौधा, घटपर्णी, नागफनी, या फीता पौधा। सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, मतलब जब से समझने लगे 5वीं 6वीं से, कि घटपर्णी जो होता है ये कीटों का भक्षण करता है, तो मांसाहारी कहलाएगा, है ना। कीटों का भक्षण करता है, जो भी कीट इसके ऊपर जाकर बैठते हैं उसको खा जाता है। सही आंसर क्या आएगा इसका, दूसरा। निद्रा रोग, सोने की बीमारी, ट्रिप्नोसोमेना के कारण उत्पन्न होता है, इसका वाहक क्या है। ट्रिप्नोसोमेना एक सोने की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, दिमाग पर सूजन आ जाती है और वो लगातार सोता ही रहता है। तो इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, एनाफिलीज, खटमल, सीसी मक्खी, या घरेलू मक्खी। इसका जो वाहक होता है वो होता है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी जो होती है इसका वाहक होती है, और ये हमारे इधर ज़्यादा नहीं होता है, ये होता है विदेशों में। अगला प्रश्न है, मानव है, किस प्रकार का जीव है मानव, मनुष्य, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, या फिर वसाटेलिक। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य कौन से प्रकार का होता है। तो देखिए मनुष्य जो होते हैं या हम लोग स्तनधारी जीव जो होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है। और जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पक्षी वर्ग होता है जो यूरिक अम्ल का। अमोनोटेलिक जो होता है वो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, और वसाटेलिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पक्षी जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक उत्सर्जन करते हैं, जलीय जीव अमोनोटेलिक करते हैं, और हम लोग यूरियोटेलिक करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है,
3 से 4 साल की उम्र वाले बच्चों में दूध के दांत उपस्थित होते हैं। सही बात है। निम्न में से कौन दूध के दांतों में उत्परिवर्तन नहीं होते? दूध के दांतों में परिवर्तन नहीं होते, ऐसा कुछ होगा शायद। उपस्थित नहीं होते, उपस्थित होगा ये, उपस्थित, उपस्थित कर लेना, ठीक है। उपस्थित नहीं होते हैं। दूध के दांतों में कौन से दांत उपस्थित नहीं होते? तो वो है मोलर्स। मोलर्स जो टीथ होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं ऊपर नीचे के जो दांत आते हैं उनको कहा जाता है इंसाइजर या इंसीजर, या हिंदी में इसको कहा जाता है कृंतक। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? कृंतक कहा जाता है। सबसे पहले यही दांत आते हैं। फिर आते हैं कौन से? फिर आते हैं कैनाइन, कैनाइन या जिसको रदनक कहा जाता है। यहाँ पर कैनाइन को सी मोलर्स कहा गया। कैनाइन को क्या कहा गया? सी मोलर्स। तो फिर वो आते हैं इधर साइड वाले दांत। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, उसके पास वाले दांत। और फिर आते हैं मोलर्स, जिसको डाढ़ कहते हैं। मोलर्स जो होते हैं वो डाढ़ बोलते हैं उसको, चवर्णक प्रकार के दांत। तो ये हमारे जो शिशु होते हैं उसमें नहीं पाए जाते, बहुत मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में नमक व जल के अनुपात के नियमन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन दूसरा इसका सही आंसर होगा, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है कौन सा होता है? पार्श्व भाग, अग्र भाग, पश्च भाग या मध्य भाग? तो देखिए इस जीभ में कितने प्रकार का टेस्ट होता है। ये आपकी जीभ है, ठीक है, ये जीभ है। यहाँ का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मीठा, स्वीट। इधर साइड में जो होता है वो होता है नमकीन, सॉल्टी। सेंटर में नो टेस्ट, कोई स्वाद नहीं होता, बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। इधर जो होता है नमकीन नहीं होता, इधर खट्टा होता है। राइट साइड कौन सा टेस्ट होता है? खट्टा। यहाँ जो होता है यहाँ पर होता है नमकीन, और इधर पीछे जो होता है यहाँ होता है बिटर, कड़वा। और सबसे लास्ट में जो होता है वो अदरक लहसुन वाला होता है। अब यहाँ सबसे आगे जो टेस्ट होगा ये कैसा होगा? मीठा। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? अग्रभाग आएगा, अग्रभाग। मध्य भाग में तो कोई स्वाद ही नहीं होता है, ठीक है। पश्चिम भाग में जो होता है कड़वा होता है। पार्श्व भाग में कैसा होता है? खट्टा, ठीक है। ये सारे टेस्ट मैंने आपको बता दिए। सही आंसर क्या आएगा इसका? अग्रभाग, मीठा स्वाद। अगला प्रश्न है, बिना शल्क वाली मछली कौन सी? बिना शल्क वाली, मलेट है, कैटफिश है, कार्प है या डॉगफिश है? जिसमें शल्क नहीं पाए जाते। मछली के जो शल्क होते हैं ना, जिसको साफ करके फिर मतलब फ्राई करने के लिए उसको हटाया जाता है, उसकी ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटाने के लिए, वो कौन सी होती है? वो होती है कैटफिश। सही आंसर क्या होगा इसका? कैटफिश। इसमें शल्क मतलब इसमें शल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने इंटरल्यूकिन 13 नामक ऐसे प्रोटीन की खोज की है जो कैंसर से नहीं आएगा, यहाँ पर जो आएगा, जो कैंसर जनक ट्यूमर को नष्ट कर देता है? भारत, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका या फिर जापान? क्या आएगा इसका सही आंसर? अमेरिका। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, अमेरिका। अमेरिका ने कैंसर जनक ट्यूमर को नष्ट करने की दवा खोज ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की एक विशेषता यह भी है कि वह केवल पोषी में तीव्र गति से वृद्धि करता है। यह पोषी के बाहर जीवित नहीं रह सकता है। यह बैक्टीरिया से बड़ा होता है या उपर्युक्त सभी? क्या होता है? वायरस। वायरस जो होते हैं ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। कैसे कड़ी होती है? वायरस जो होते हैं कहीं पर भी पड़े हो सकते हैं। क्या आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल में गए हो, किसी चेयर वगैरह के आसपास वायरस हुआ और आपने उसको टच कर लिया, तो क्या आपको दिखाई देंगे कि आपके हाथ में वायरस लगे?
नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही ये हाथ आपने आपके मुंह पर, नाक पर, आसपास टच किया, आपके फेस पर कहीं टच किया तो ये वायरस चले जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब अभी जब तक आपने इसको टच किया था तब तक ये कैसे थे, निर्जीव थे, मृत थे। लेकिन जैसे ही आपके अदर पार्ट्स के थ्रू, आपके नोज़ के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू ये अगर इंटर हो गए तो ये कैसे हो जाएंगे, ये जीवित हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वायरस या विषाणु को क्या कहा जाता है, निर्जीव से सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में इंटर होने के बाद में सजीव हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर ये निर्जीव ही रहते हैं। और जैसे ही इंटर हो जाते हैं तो इनको मिल जाती है होस्ट सेल, अच्छी मजबूत कोशिकाएं मिल जाती है, और ये अंदर जाके अपने ही कॉपी का मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, मतलब अपने ही जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बनाते रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर जो आएगा वो ये, यह केवल पोषी में तीव्र गति से वृद्धि करता है। पोषी यानी कि हमारा शरीर कैसा होता है, पोषण से भरपूर होता है। तो ये हमारे शरीर में अंदर जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और तीव्र गति से वृद्धि करेंगे। तो पहला इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधा जंतु व आधा वनस्पति है? कौन सा है, सनद्यु, युगलीना, कवक या शैवाल? जो आधा जंतु भी है और आधा वनस्पति भी है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, युगलीना। युगलीना एक कोशिकीय होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी होता है और वनस्पति भी है। समुद्र के आसपास ज़्यादा आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, पानी में तैरने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वितलक, अनूपी, तरणक या इनमें से कोई नहीं? अब तरणक है, तैर रहे हैं तो तरणक ही होंगे। तीसरा इसका सही आंसर होगा नेक्टॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य मनुष्य कितनी देर में एक बार पलक झपका नहीं आएगा, झपका लेता है, झपका लेता है, झपका लेता है? 16 सेकंड में, 7 सेकंड में, 4 सेकंड में या 6 सेकंड में? सही आंसर आएगा 16 सेकंड। 16 सेकंड में ये अपनी एक बार पलक झपका लेता है। आप चाहे कितना भी कंपटीशन लगाओ नज़र से नज़र मिलाने का, लेकिन 16 सेकंड के बाद में झपकानी ही पड़ती है। अगला प्रश्न है, कौवा और कबूतर किस प्रकार के जंतु हैं? गर्म रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले, कम रक्त वाले या फिर अधिक रक्त वाले? कौवा और कबूतर। देखिए कबूतर जो होता है इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो खून होता है काफ़ी गर्म होता है। तो खून गर्म है तो क्या आएगा इसका सही आंसर, गर्म रक्त वाले। ठीक है, कबूतर का जो ब्लड होता है काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए जो पैरालिसिस या लकवा से ग्रसित व्यक्ति है उसके शरीर की मालिश की जाती है इसके खून से, और इसका मांस भी खिलाया जाता है ताकि मांसपेशियों को गर्माहट मिले और वो थोड़ा अपनी क्रियाओं को, मांसपेशियाँ यानी कि न्यूरॉन्स को थोड़ी गर्मी मिले और वो थोड़ी बहुत क्रियाएँ कर सके। वैसे न्यूरॉन्स जो होती है कभी भी ठीक न होने वाली कोशिकाएँ होती है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो व्यक्ति हर कोशिश कर लेता है। तो ये जो कौवा और कबूतर होते हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में मानव भ्रूण एक गर्भ में तैरता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? अम्नियोटिक द्रव कहा जाता है, एमनियोटिक लिक्विड। ठीक है, जब भ्रूण एक थैली के अंदर रहता है वो उसमें सुरक्षित रहता है ताकि बाहरी चोट से वो अंदर उसे कोई क्षति ना पहुंच जाए। अगर महिला किसी चीज़ से टकरा जाए तो हो सकता है बच्चे को नुकसान हो जाए, इसीलिए उस नुकसान से बचने के लिए ही उसे मतलब शरीर की संरचना ही ऐसी बनाई गई है, रचना ही इस तरीके से की गई है कि जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चा अंदर गर्भ में ही एक थैली के अंदर सुरक्षित रहता है। उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक द्रव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एमनियोटिक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे जो होते हैं अपने अंडे देते हैं, कहाँ देते हैं? हरी घास में, पानी में, मिट्टी में या फिर मक्के की फसल में? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी में। मिट्टी में देते हैं वो अंडे। टिड्डे जो होते हैं अलग अलग कलर के हो सकते हैं ये, तो ये मिट्टी में अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितने बार बीट करता है ये पूछा गया है। मतलब कितना समय लेता है एक बार बीट करने के लिए, कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड सही आंसर क्या होगा? 0.8 सेकेंड। हमारे हार्ट का जो शेप होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का। ऐसा शेप होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, और हार्ट में होते हैं कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ वॉल लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 वॉल्स होंगे
जिसको ट्राइकस्पिड कहेंगे। यहाँ पर 2 वॉल्स होंगे जिसको बाइकस्पिड कहा जाता है। तो ये जो होते हैं, यहाँ पर कुछ शिराएं लगी होती है, ये सुपीरियर है, ये इन्फेरियर है। यहाँ पर भी कुछ वॉल्व होता है, यहाँ पर CO2 वाला ब्लड होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन वाला और यहाँ भी ऑक्सीजन वाला। तो ये जो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ पूरा इतने वाले पार्ट में कैसा रक्त होता है, पूरा अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। और यहाँ पर सारा शुद्ध, ये जो होगा ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, ये दायां आलिंद होगा, इसको आलिंद कहेंगे, ठीक है। और ये निलय कहलाता है। ये बायां आलिंद, बायां, ठीक है, ये बायां भाग, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय। तो आपसे पूछा गया कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। ये समय लगता है 0.8 सेकेंड का। इधर जो समय लगता है वो 0.5 सेकेंड का लगता है, क्योंकि यहाँ से सारा अशुद्ध रक्त पहले जाता है आपके लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाएगा यहाँ से। यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको सेवेलोना वॉल्व कहा जाता है। फिर यहाँ से ये जुड़ा होता है, ये जो होती है ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी। ये अशुद्ध रक्त ले जाती है, पता है, ये अपवाद वाली धमनी होती है, इसको अपवाद वाली धमनी कहा जाता है, फुफ्फुसीय धमनी, और इसको अपवाद वाली शिरा कहा जाता है, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। ये शुद्ध रक्त ले जाती है, ऑटो वाला रक्त ले जाती है यहाँ से आपका। तो ये जो साइकिल है इधर 0.3 सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि हार्ट में ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 0.5 सेकेंड का समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने में 0.3 सेकेंड का ही समय लगता है। तो कुल मिलाकर 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बार हृदय को धड़कने में, ठीक है। और इतने समय में कितना ब्लड प्योर हो जाता है, एक मिनट में 5 से 6 लीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी भी रोगी को डॉक्टर द्वारा नींबू वंश के फल, अमरूद, टमाटर व आंवला 2 महीने की अवधि के लिए नियमित रूप से सेवन करने की सलाह दी जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि रोगी किस बीमारी से ग्रसित है? मसूड़ों का सांजी होना, सूजना व आसानी से रक्त निकलना, दृष्टि का कम होना, नेत्र व जीवा में सूखापन व जलन, हड्डियों में दर्द व रीढ़ की हड्डी का झुकना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आएगा मसूड़ों वाला आएगा, ठीक है। सही आंसर क्या आएगा इसका? मसूड़े। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, मसूड़े वाला। अगला प्रश्न है, मानव एक कशेरुकी जरायुजस्तनी तथा प्राइमेट प्राणी है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंगरहैंस ने, यूरिन कालमेट ने, विलियम हार्वे ने, या वेटिंग ने? किसने की थी इस चीज की खोज? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, विलियम हार्वे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, शरीर की बाहरी बनावट के अनुसार यह कितने भागों में बटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है बाहरी बनावट के आधार पर? 5, 8, 10 या 7? सही आंसर है इसका 7 तरीके से बांटा गया है इसको। मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी पूरा डिस्क्रिप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक पूछा गया है। जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में है आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक है ग्रीगर जॉन मेंडल। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ही लिख लीजिए आप, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस विज्ञान का कौन जनक है। तो ये जंतु विज्ञान का जनक बता ही दिया है, अरस्तु है। जीव विज्ञान के भी अरस्तु है। वनस्पति के हैं थियोफ्रास्टिस। आनुवांशिकी के ग्रीगर जॉन मेंडल और सूक्ष्म जीव विज्ञान के हैं ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। ह्यूमन जीनोम परियोजना के अनुसार मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? किस महाद्वीप से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है? तो देखिए अफ्रीका को
मनुष्य की उत्पत्ति का द्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, अफ्रीका। ठीक है, लेकिन भारत कहाँ स्थित है? भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए, ये पिछली क्लास में जब पढ़ाया गया था तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका जो पिछली बार हमने आपको टिक लगवाया था, प्लाज्मा लगवाया था, पर वो गलत हो गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? लाल रुधिर कणिका है। तो आप ये उसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि केचुए के रुधिर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाया जाता है। उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसीलिए हम अपनी गलती मानते हैं और आपको बताते हैं कि लाल रुधिर कणिका इसका सही आंसर होगा। चलिए, हम बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने आपको सही आंसर बता दिया है, लाल रुधिर कणिका है। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी हमारी आपके साथ में इसी प्रकार के प्रश्नों के सीरीज के साथ में। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।